ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई स्टडी विद अनिल सर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अभी हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी में हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम तक पहुंच चुके हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि सबसे पहले आप उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। ब्लड में हमने देखा कि 55% प्लाज्मा होता है और 45% में ब्लड कॉर्पकल्स होते हैं। ठीक है, 45% ब्लड कॉर्पकल्स की बात करें तो उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स होते हैं। डब्ल्यूबीसी को हमने फर्दर कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया था, जैसे इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट में, और एक एक करके हमने सबका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लिया था। हमने ये देखा कि आरबीसी किस तरीके से कार्य करता है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है और ये मृत हो जाते हैं उसके बाद ये कहाँ पे जाते हैं। डब्ल्यूबीसी कैसे फंक्शन करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी जो होती है वो डब्ल्यूबीसी के कारण होती है। तो डब्ल्यूबीसी कैसे कीटाणुओं को और रोगों को मारता है ये भी हमने देखा। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड के बाद मैंने आपसे बोला था ना कि ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे हम लोग। और दोस्तों, यकीन मानिए कि आज के लेक्चर में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर, जिसका नाम है ब्लड ग्रुप। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं, इनिशियल डेज से हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में आपके अंदर जितने भी कन्फ्यूज़न हैं कि ब्लड ग्रुप कितने तरह के होते हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप किसको अपना ब्लड दे सकता है, ए वाला क्या बी वाले को खून दे सकता है कि नहीं दे सकता है, ए बी वाला क्या ओ वाले को खून दे सकता है कि नहीं दे सकता, और अगर दे सकता है तो क्या कारण है, क्या ऐसा रीज़न है जिसके कारण ए वाला बी वाले को खून नहीं दे सकता है या बी वाला ए वाले को नहीं दे सकता है, ए बी वाला सबसे खून ले सकता है। इन सब चीज़ों के पीछे क्या कारण है वो भी हम आज देखेंगे। ठीक है, अगर जैसे आपने किसी से पूछा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है और उसने बताया कि मेरा ब्लड ग्रुप है ए बी नेगेटिव, तो ए बी नेगेटिव में ए बी क्या है, नेगेटिव क्या है, कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। तो अगर आप इस लेक्चर को आज अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके आने वाले समय में कभी भी आप ब्लड ग्रुप के बारे में नहीं भूल सकते। ठीक है, अब ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया ब्लड ग्रुप को हम दो फैमिलीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। इनिशियल डेज में ब्लड ग्रुप को दो फैमिलीज़ में डिवाइड किया गया था, ए बी ओ फैमिली और दूसरा आर एच फैमिली। अब हम एक एक करके बताएंगे आपको कि ये ए बी ओ फैमिली क्या है और आर एच फैमिली क्या है। दोस्तों, हम देखते हैं कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज की। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बना वो ये कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो आपको बताना है लैंडस्टीनर ने। ठीक है, एक बहुत ही फेमस हैं ये बायोलॉजी में, आपको पता ही है, पहले भी हमने इनके बारे में पढ़ा है कि कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज की, यानी ब्लड ग्रुप की खोज की। इसके लिए इन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। दोस्तों, नोबेल प्राइज़ आपको पता है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा प्राइज़ होता है। ठीक है, तो नोबेल प्राइज़ 1930 में दिया गया किसको, कार्ल लैंडस्टीनर को। कार्ल लैंडस्टीनर को फादर ऑफ द ब्लड ग्रुप कहते हैं, ब्लड ग्रुप के पापा। ठीक है, फादर, पिताजी बोलते हैं इनको, किसके, कार्ल लैंडस्टीनर को, ब्लड ग्रुप का। ठीक है, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टीनर। तो एक क्वेश्चन ये भी आपको याद रखना है। तो मैं आपको बता दूं, कार्ल लैंडस्टीनर ने जब ब्लड ग्रुप की खोज कर रहे थे तो इन्होंने बताया कि 3 तरीके से ब्लड ग्रुप होते हैं। एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ओ। इनको ए बी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन बाद में 2 और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एड्रिनो स्टारली तथा डेस्कैस्टेलो। इन लोगों ने बताया कि एक चौथा ब्लड ग्रुप भी होता है जिसका नाम है ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, इन्होंने बताया, डेस्कैस्टेलो एंड एड्रिनो स्टारली ने। तो ये भी आपकी जानकारी के लिए हो गया। अभी हम देखते हैं ब्लड ग्रुप डिफरेंट टाइप के क्यों होते हैं। मैंने आपको बताया कि कि ए बी ओ 4 तरीके के ब्लड ग्रुप हैं हमारे पास। तो ब्लड ग्रुप डिफरेंट टाइप के क्यों होते हैं और हम इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप ए है, कौन सा बी है, कौन सा ओ है, कौन सा ए बी है, हम ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हम अब इसका आंसर देखते हैं। तो लाल रक्त कण में पाए जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन,
ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि आरबीसी के अंदर पाया जाता है, ये एक एंटीजन है, ठीक है। जो प्रोटीन पाया जाता है आरबीसी के अंदर जिसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एक एंटीजन है, ठीक है। ठीक है, मैं फिर से पढ़ता हूँ। आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन के कारण ही मनुष्यों के रक्तों में भिन्नता पाई जाती है। अगर आप 10 मनुष्यों को टेस्ट करेंगे, ठीक है, उनके ब्लड का आप सैंपल निकाल के ब्लड टेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि सबके में ये कुछ चांसेस हैं कि सबके में जो एंटीजन यानी कि जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन में भिन्नता पाई जाने के कारण सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन को हम एंटीजन भी कहेंगे यहाँ पे। रुधिराणुओं में उपस्थित प्रोटीन्स को प्रतिजन, जिसको हम इंग्लिश में एंटीजन कहते हैं, तथा प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन्स को प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी कहते हैं। दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से यहीं पर क्लियर हो जाना चाहिए, एंटीजन क्या है और एंटीबॉडीज़ क्या हैं। तो वो प्रोटीन जो रुधिराणुओं में यानी रक्त के कण के अंदर पाए जाते हैं उसे एंटीजन कहते हैं, ठीक है। वो प्रोटीन जो रक्त के कण के अंदर पाए जाते हैं उसे एंटीजन कहते हैं, और जो प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं उसे एंटीबॉडीज़ कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में कि जब हम अगर किसी का ब्लड निकालते हैं एक सीसी में या किसी भी चीज़ में तो उसमें 55% प्लाज्मा होता है और 45% क्या होते हैं, ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं, ठीक है। तो 55% यानी प्लाज्मा, उसके अंदर जो प्रोटीन उपस्थित होगा उसे एंटीबॉडीज़ कहेंगे, और जो ब्लड कॉर्पसेल्स के अंदर प्रोटीन मौजूद होगा उसको एंटीजन कहेंगे, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। अब एक छोटा सा फिगर भी आप देख सकते हैं, जो लिक्विड जैसा मैंने रेड कलर में बना रखा है वो है हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा के ऊपर ही हमारे ब्लड कॉर्पसेल्स तैरते हैं, ठीक है। हमारे जो ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं इसी प्लाज्मा के ऊपर तैरते रहते हैं। तो प्लाज्मा एक, ठीक है, प्लाज्मा में अगर हम देखते हैं जो छोटे छोटे डॉट्स बनाए हुए हैं, अगर हम इसको जूम आउट करें तो आप देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे डॉट्स आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है एंटीबॉडी, ठीक है। और ये है हमारा आरबीसी। आरबीसी के अंदर हमने जो छोटे छोटे डॉट्स बना रखे हैं उसके अंदर जो प्रोटीन है उसको कहते हैं एंटीजन, ठीक है। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो अभी हमने क्या देखा कि एंटीजन 2 तरह के होते हैं। एंटीजन 2 होते हैं, क्या होते हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी, इनसे हम डिनोट करते हैं इसको। और एंटीबॉडीज़ ये भी 2 तरीके के होते हैं जिसको हम स्मॉल ए तथा स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर आपको यहाँ कन्फ्यूज़न हुआ तो आप आगे नहीं समझ पाएंगे। तो अभी हमने देखा एंटीजन 2 तरीके से होते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी, और एंटीबॉडीज़ भी 2 तरीके से होते हैं, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। तो दोस्तों जो एंटीबॉडीज़ होती हैं प्लाज्मा के अंदर ये मेमोरी सेल की तरह कार्य करती हैं। अभी हमने देखा भी कोरोना वायरस इस समय हर जगह फैला हुआ है, तो आपने देखा होगा कि जैसे किसी को कोरोना हो जाता है उसके बाद वो रिकवर हो जाता है। रिकवर होने के बाद में अगर उसी के ब्लड ग्रुप का अगर कोई दूसरा बीमार पड़ता है तो आपने देखा होगा कि लोग प्लाज्मा की डिमांड करते हैं कि कोई ए पॉजिटिव प्लाज्मा वाला है जो अभी जल्दी ही कोरोना से सही हुआ है, वो अपना हमें प्लाज्मा डोनेट कर दे। ऐसे आपने कई बार सुने होंगे। तो प्लाज्मा में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ बनती हैं, और ये एंटीबॉडीज़ मेमोरी सेल की तरह कार्य करती हैं। जैसे इस बार कोई कीटाणु आ गया, कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया ब्लड के अंदर, तो ये क्या करते हैं, उनसे लड़ते समय लड़के और जीत जाते हैं। जीतने के बाद में ये एक मेमोरी सेल के रूप में स्टोर हो जाते हैं, जिससे कि अगली बार वही कीटाणु या वही फॉरेन पार्टिकल शरीर के अंदर आए तो ये मेमोरी सेल पढ़ के जान जाएं कि अरे ये तो पिछली बार भी आया था, इस बार आ गया, इस बार इसको घुसते ही मार दो, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ जिन्हें हम स्मॉल ए स्मॉल बी से डिनोट करते हैं वो मेमोरी सेल की तरह भी कार्य करती हैं, ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं एंटीजन ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं। मैंने बताया था आपको कि 2 तरीके से होते हैं हमारे एंटीजन, कैपिटल ए और कैपिटल बी। तो ये जो होते हैं कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, ये ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं। यानी कि अगर किसी की बॉडी में ए एंटीजन उपस्थित है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए, और अगर उसके में बी एंटीजन उपस्थित है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा बी, और अगर उसके में दोनों एंटीजन उपस्थित हैं
तो उसका ब्लड ग्रुप होगा AB। और अगर उसके में कोई एंटीजन उपस्थित नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा 0। 0 का मतलब O। ठीक है, तो ये 4 तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं जो कि एंटीजन के ऊपर डिपेंड होते हैं। दोस्तों एंटीजन कहाँ बनते हैं और इनके टाइप्स क्या हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एंटीजन क्या होते हैं? प्रोटीन ही होते हैं। एंटीजन RBC की आउटर मेम्ब्रेन में बनते हैं। RBC जो हमारा लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं उसके आउटर मेम्ब्रेन में हमारे एंटीजन्स बनते हैं, यानी प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, जो कि एम्बेडेड होते हैं या बाउंडेड होते हैं, यानी कि धसे हुए होते हैं या फिर चिपके हुए होते हैं हमारे ब्लड कॉर्पसेल्स के साथ। ये 2 तरीके से होते हैं, कैपिटल A एंड कैपिटल B। ठीक है, एंटीबॉडीज़ कहाँ बनते हैं और ये कितने तरह के होते हैं? तो एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा में बनते हैं और ये भी 2 तरीके से होते हैं, स्मॉल a एंड स्मॉल b। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये टेबल तो आपको पूरी तरीके से अपने दिमाग में हमेशा के लिए याद रख लेनी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कैसे याद होगी, तो मैं आपको बता दूं कि इसको याद नहीं करना है, बस इसको समझना है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आपकी कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए दूर हो जाएगी कि ब्लड ग्रुप में कौन किसको डोनेट कर सकता है, कौन किससे एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है तो क्यों एक्सेप्ट कर सकता है, डोनेट कर सकता है तो क्यों कर सकता है, वो इसी टेबल से आपको जाननी है। तो ये टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक करके ध्यान देते हैं। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वही रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसी को ब्लड दे पाने में या उनसे लेने में। एंटीबॉडीज़ ही हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अगर गलत ब्लड ग्रुप मान लो B वाले का A वाले में चढ़ा दिया जाए तो एंटीबॉडीज़ ही हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो एंटीबॉडीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 2 तरीके से एंटीबॉडीज़ होते हैं, स्मॉल a एंड स्मॉल b, और 2 तरीके से एंटीजन होते हैं, कैपिटल A एंड कैपिटल B। जो कैपिटल A एंटीजन होगा वो स्मॉल b एंटीबॉडी को सपोर्ट करेगा। ठीक है, और जो एंटीजन B होगा यानी कैपिटल B होगा वो स्मॉल a को सपोर्ट करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वाइस वर्सा, एक तरीके से एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, ऐसे बता दूं आपको, एंटीबॉडी B किसी को नहीं पहचानता है, केवल कैपिटल A को पहचानता है, यानी एंटीजन A को पहचानता है। और एंटीबॉडी B यानी स्मॉल b ये भी किसी को नहीं पहचानता, ये केवल पहचानता है A को, यानी कि कैपिटल A को, एंटीजन A को पहचानता है। ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक चीज़। अब देखते हैं ब्लड ग्रुप A, उसका एंटीजन होगा A, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ होंगी B। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब फ्रॉम एक्सेप्ट की बात करें तो ये खून किससे ले लेगा? A वाला जो ब्लड ग्रुप है ये किससे खून ले सकता है? ये ले सकता है कैपिटल A से या फिर O से। अब हम देखते हैं कि क्यों ले सकता है। देखो A वाला ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? B वाला एंटीबॉडी केवल A वाले को पहचानता है। ठीक है, A एंटीजन को ही पहचानता है, तो A वाले से तो ले ही लेगा खून। किसी का ब्लड ग्रुप A है तो A वाले से तो खून ले ही लेगा। अब बात आती है कि O से कैसे ले सकता है, O से क्यों ले लेता है ये? तो दोस्तों आप अगर देखिए तो O के पास तो एंटीजन ही नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था ना, जिसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होगा उसका ब्लड ग्रुप होगा 0, यानी कि O। तो O के पास तो एंटीजन ही नहीं है, तो जब एंटीजन ही नहीं है उसके पास, ना A है ना B है, कैपिटल A है ना कैपिटल B है, तो इसलिए वो खून उसको ले सकता है। A वाला O वाले से खून ले सकता है। ठीक है, अब B के केस में देखते हैं। डोनेट वाला भी मैं आगे बताता हूँ दोस्तों। B के केस में क्या होता है? B के केस में उसका एंटीजन भी B होता है। ठीक है, B एंटीजन B होता है तभी तो उसका ब्लड ग्रुप B है। उसका एंटीबॉडी होता है स्मॉल a। अब देखो दोस्तों क्या होता है, एक्सेप्ट की बात आती है जब, तो B वाला B वाले से तो खून ले ही सकता है, O वाले से भी ले सकता है, सेम रीज़न जो कि A के साथ था। ठीक है, O से इसलिए खून ले सकता है क्योंकि उसके पास एंटीजन ही नहीं है, O का कोई अपना खुद का एंटीजन होता नहीं है, इसलिए एंटीजन ना होने के कारण एंटीबॉडी A जो कि, ठीक है, A एंटीबॉडी स्मॉल a, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर O का ब्लड इसे चढ़ा दिया जाए। अब देखते हैं दोस्तों ब्लड ग्रुप AB के साथ क्या होता है। ब्लड ग्रुप AB, इसके अंदर A और B दोनों एंटीजन पाए जाते हैं।
इसके अंदर एंटीबॉडीज़ पाई ही नहीं जाती हैं, ठीक है, इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती। तो दोस्तों जब एंटीबॉडीज़ ही पाई नहीं जाती तो उसको तो किसी का भी खून चढ़ा दो। ये इसी तरीके से हुआ कि एक कोई शॉपिंग मॉल है, उसमें कोई भी गेट कीपर नहीं है, तो जब उसमें गेट कीपर ही नहीं है तो उसमें किसी भी टाइप का पर्सन हो सबकी एंट्री अलाउड है, ठीक है। कोई अगर गन ले जाना चाहे वो भी ले जा सकता है, कोई लाठी लेके जाना चाहे मॉल में वो भी लेके जा सकता है, कोई किसी भी तरीके से जाना चाहे मॉल के अंदर वो ईज़िली जा सकता है, क्योंकि वहाँ मॉल में गेट कीपर ही नहीं है। इसी तरीके से जो AB वाला ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीबॉडीज़ होती ही नहीं है, जिससे कि उसको किसी का भी ब्लड चढ़ा दिया जाए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो आज आपको सब पता हो गया होगा कि AB को सर्वग्राही कहते हैं। क्यों कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर? क्योंकि उसके पास एंटीबॉडीज़ ही नहीं होती हैं प्लाज्मा में, इसीलिए वो किसी से भी खून ले सकता है। अब O को देखते हैं, जो कि सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं इनको। O के केस में क्या होता है, इस बेचारे के पास एंटीजन ही नहीं है, एंटीजन 0 है इसके पास, लेकिन एंटीबॉडी की बात करें तो इसके पास दोनों एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। स्मॉल a भी प्रेजेंट होता है, स्मॉल b भी प्रेजेंट होता है। अब स्मॉल a वाले के केस में क्या होता है, स्मॉल a के केस में अगर हम इसको जिसका ब्लड ग्रुप A है वो चढ़ा दिया तो स्मॉल a वाले को ऑब्जेक्शन हो जाएगी कि आपने ऐसे कैसे चढ़ा दिया, ठीक है। स्मॉल a वाला तो केवल ब्लड ग्रुप B वाले को पहचानता है, ठीक है, और स्मॉल b वाला केवल ब्लड ग्रुप A को पहचानता है। तो इस केस में क्या है, हम खून दे ही नहीं सकते। ये O वाला जो है यूनिवर्सल डोनर, ये डोनेट तो सबको कर सकता है लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये केवल एक लोग से एक्सेप्ट कर सकता है, वो है खुद O, ठीक है। O से ही एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि O के अंदर तो एंटीजन ही नहीं होते। जब एंटीजन ही नहीं है, ठीक है, यानी कि ब्लड में कोई प्रोटीन ही नहीं है, प्रोटीन ही है, बस ब्लड क्या है, एक तरीके से बस लिक्विड है, काम ख़त्म। तो लिक्विड चढ़ाते जाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसके अंदर कोई प्रोटीन ही नहीं है जिससे एंटीबॉडीज़ को कोई दिक्कत हो, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि A वाला A और O से खून ले सकता है, ब्लड ग्रुप B वाला B और O से खून ले सकता है, AB वाला ब्लड ग्रुप सबसे खून ले सकता है, सर्वग्राही होते हैं ये लोग, और O वाला सबसे खून नहीं ले सकता है बल्कि केवल O से ही खून ले सकता है। अब डोनेट की बात देखते हैं। A वाला किसको किसको डोनेट कर सकता है? A वाला A वाले को तो करेगा ही डोनेट, साथ में AB को भी डोनेट कर देता है। क्यों कर देता है डोनेट? क्योंकि AB के पास तो एंटीबॉडीज़ ही नहीं है, एंटीबॉडीज़ नहीं है। वही वाला एग्जांपल याद करिए, मॉल के अंदर गेट कीपर ही नहीं है, तो जब गेट कीपर ही नहीं है, गार्ड्स ही नहीं है, तो कोई भी अंदर जाए। ऐसे ही AB को तो कोई भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें कि ब्लड ग्रुप A वाले को भी दे सकता है, AB वाले को भी दे सकता है। ब्लड ग्रुप B वाले को तो जिसका ब्लड ग्रुप B है उसको तो दे ही सकता है, साथ में AB वाले को भी दे सकता है। AB वाला AB वाले को ही खून देगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों AB वाले के अंदर कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती, ठीक है। तो AB वाला AB वाले को खून दे सकता है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। AB वाला तो सबसे खून ले लेता है। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि AB वाला A वाले को खून क्यों नहीं दे सकता, B वाले को क्यों नहीं दे सकता और O को क्यों नहीं दे सकता? तो अब क्या होता है इनके साथ, अगर AB वाला A वाले को खून देने जाएगा तो जो एंटीबॉडीज़ B है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी। एंटीबॉडीज़ B बोलेगा, अरे ये जो खून इसके अंदर आ रहा है इसमें तो प्रोटीन है, और वो भी कौन सा प्रोटीन है? B वाला प्रोटीन है, और B वाले प्रोटीन को हम अपने अंदर आने नहीं देंगे, ठीक है। तो इसीलिए AB वाला A वाले को खून नहीं दे पाएगा, AB वाला B वाले को भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो B वाले के अंदर स्मॉल a एंटीबॉडी है उसे प्रॉब्लम हो जाएगी कि इसके में कैपिटल A वाला प्रोटीन कैसे आ रहा है, ठीक है। कैपिटल A के कारण वो B वाले को भी नहीं दे पाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि AB वाला ना A वाले को दे सकता है ना B वाले को दे सकता है, O को भी नहीं दे सकता क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी A एंड B दोनों पाई जाती हैं, तो खून नहीं दे पाएगा। अब आते हैं कि ब्लड ग्रुप O वाला सबको डोनेट कर सकता है, और क्यों?
उसका एक ही कारण है दोस्तों, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो भी आपको यही बताना है कि ओ वाला सबको खून इसलिए दे पाता है क्योंकि उसके खून में कोई भी प्रोटीन नहीं पाया जाता, यानी कि कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। उसका खून एक तरीके से लिक्विड है, उसके अंदर कोई प्रोटीन ही नहीं है, तो इसलिए किसी के अंदर भी चढ़ा दो उसको, उस ब्लड शरीर को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज़ ही होते हैं जो कि खून को किससे एक्सेप्ट करना है, किससे नहीं, किसको डोनेट करना है, किसको नहीं, ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये टेबल अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको अगर कोई भी पूछता है अब कि ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, ब्लड ग्रुप में एंटीजन क्या होते हैं, कौन सा किससे एक्सेप्ट करेगा, कौन सा किसको डोनेट करेगा, आपको ये सारी चीज़ें सब कुछ एकदम अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं पाए जाते? तो दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, ऊपर के टेबल में भी हमने देखा था कि AB ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं पाए जाते। ठीक है, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाए जाते? तो दोस्तों O ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाए जाते। ठीक है, आपको क्लियर हो गया ये सारी चीज़ें? अब ये टेबल आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज़ कर लेनी है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं, O को कहते हैं। यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसे कहते हैं, AB को कहते हैं। ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। दोस्तों मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि अभी सपोज़ करो आप और आपका फ्रेंड कहीं जा रहे हो, आपके फ्रेंड को बाइक चलाते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया और आपने उसको देखा, आप उसके साथी थे, आप बच गए, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद आपने क्या देखा कि उसके शरीर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। अब खून बह रहा है, आप उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर आता है, आपसे बोलता है अरे इसके तो बहुत सारा खून बह गया, इसको तो तुरंत ही इसके शरीर में ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। तो आप कहते हैं अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरा खून ले लो। आपने डॉक्टर साहब से बोला कि आप मेरा खून ले लो, तो डॉक्टर ने आपके खून का टेस्ट किया और देखा कि आप तो AB ब्लड ग्रुप के हो और आपका जो फ्रेंड है वो A ब्लड ग्रुप का है। ठीक है, आप AB ब्लड ग्रुप के हो और आपका जो फ्रेंड जो कि बिस्तर पे पड़ा हुआ है वो A ब्लड ग्रुप का है। तो दोस्तों आपको तो पता है ये बात कि AB वाला A वाले को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। ठीक है, AB वाला A वाले को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है, लेकिन आपके जो इस स्टोरी में जो फ्रेंड है, ठीक है, जिसको चोट नहीं लगी है, जो कि डॉक्टर से बात कर रहा है, उसने बोला कि अरे ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा है तो क्या हुआ, आप मेरा ही खून इसको चढ़ा दो। ठीक है, तो डॉक्टर उसको कहता है अच्छा आपका खून मैं इसको चढ़ा दूंगा तो आपका फ्रेंड अभी तुरंत ही मर जाएगा। उसने बोला ऐसे कैसे, मेरा फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आप मेरा खून चढ़ा के देखो, इसको कुछ नहीं होगा। फिर उसने बोला नहीं नहीं, डॉक्टर ने बोला कि नहीं नहीं आपके दोस्त की मृत्यु हो जाएगी। तो उसको ये बात समझ में नहीं आया। उसने इस चीज़ को क्लियर करने के लिए डॉक्टर से पूछा कि ऐसा क्या होता है शरीर के अंदर कि हम अपना खून AB वाला A वाले को नहीं दे सकता। तो डॉक्टर ने बताया इसका कारण क्या होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़ हम इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका जो दोस्त है उसके अंदर जो प्रेजेंट एंटीबॉडीज़ हैं वो इसका विरोध करती हैं। एंटीबॉडीज़ ब्लड को अंदर जाने ही नहीं देंगी। अगर आपने उसके अंदर ब्लड डालने की कोशिश की तो क्या होगा कि ब्लड के छोटे छोटे क्लॉट्स बनने शुरू हो जाएंगे, उसके गुच्छे बनने लगेंगे। ठीक है, और ब्लड वेसल्स जिसके अंदर खून ट्रेवल करता है वो अंदर की तरफ से ही ख़राब होने लगेगी, ब्लॉकेज हो जाएगा, नसें फट जाएंगी, ब्लड प्रेशर फ्लैक्चुएट करने लगेगा और इस प्रोसेस में आपका फ्रेंड जो कि आपका खून ले रहा है उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये जानने के बाद में दोस्त ने कहा अच्छा ठीक है, आप मेरा ब्लड ना दे करके इनके लिए ब्लड बैंक से आप खून मंगा दो। ठीक है, तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि अगर हम रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, ब्लॉकेज हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ब्लड प्रेशर के कारण नसें फट जाती हैं, ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं, थ्रम्स हो जाते हैं, ये सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब हम देखते हैं कि ब्लड के अंदर बोलते हैं मेरा AB पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कहाँ से आया। ठीक है, वो आता है RH फैमिली से। दो फैमिलीज़ मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी, एक था ABO फैमिली और एक था RH फैमिली। तो ABO तो हमने देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं RH फैमिली ये क्या है।
तो दोस्तों जब ह्यूमन के ब्लड को स्टडी किया जा रहा था उस समय देखा गया कि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। वो तो आपको पता है कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का कलर, ठीक है, लाल होता है। इसमें ग्लाइकोप्रोटीन भी पाया जाता है, तो वो भी हमने आपको बताया। प्रोटीन नहीं पाया जाएगा तो आप कैसे जान पाओगे कि आपका एंटीजन क्या है। उसके बाद आता है RH फैक्टर। एक RH एंटीजन भी उसमें पाया गया। एक ऐसी प्रोटीन पाए गए जो कि डिफरेंट थे, RH। और सेम प्रोटीन, सेम एंटीजन पाया गया था जब बंदरों के खून की स्टडी की जा रही थी, ठीक है। बंदर एक रीसस मंकी होता है, ठीक है, रीसस मंकी, तो उसके खून में भी सेम तरीके से RH एंटीजन पाए गए जैसा कि ह्यूमन के अंदर पाया जाता है। तो वहीं से इसका नाम लिया गया RH फैक्टर, ठीक है। RH मतलब रीसस से लिया गया RH। तो अभी मैं आपको बताऊं 80% पर्सन्स होते हैं जिनके अंदर RH पाया जाता है और 20% पर्सन्स होते हैं जिनके अंदर RH नहीं पाया जाता है। ये स्टडी के दौरान पता चला, ठीक है। तो आप देखते हैं क्या होता है। लैंडस्टीनर यानी फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, लैंडस्टीनर तथा वीनर ने रीसस मंकी के रुधिर में एक विशेष तरह के एंटीजन की खोज की और उसे RH एंटीजन या RH फैक्टर कहा गया। वैसे मनुष्य जिसका रुधिर RH सीरम के फलस्वरूप गुच्छित हो जाता है, RH पॉजिटिव, तथा अन्य मनुष्य जिनका रुधिर गुच्छित नहीं होता है, RH निगेटिव कहलाते हैं। ऐसे मनुष्य जिनके RBC में RH फैक्टर पाया जाता है, ठीक है, वो RH पॉजिटिव कहलाएंगे और जिनमें नहीं पाया जाता RH फैक्टर वो RH नेगेटिव कहलाएंगे। तो दोस्तों अगर आपका ब्लड ग्रुप A है और आपके अंदर RH फैक्टर पाया जाता है, ठीक है, यानी आप RH पॉजिटिव हैं, तो आपका एक्चुअल ब्लड ग्रुप होगा A पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव बस यही चीज़ दिखाता है कि आपके अंदर RH पाया जाता है कि नहीं। RH पाया जाता है तो आप पॉजिटिव, RH नहीं पाया जाता तो आप निगेटिव, ठीक है। अगर आपका ब्लड ग्रुप AB है और आपके अंदर RH पाया जाता है यानी RH फैक्टर प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप होगा AB पॉजिटिव। और अगर आपके ब्लड में RH फैक्टर नहीं पाया जाता, RH निगेटिव हैं आप, तो आपका ब्लड ग्रुप होगा AB नेगेटिव। तो ये आपको ध्यान रखना है। RH के कारण ही हमें पता चलता है कि हमारा ब्लड ग्रुप प्लस है या माइनस, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है। RH पॉजिटिव यानी RH प्लस डोमिनेंट होता है जबकि RH नेगेटिव रिसेसिव होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है। RH माइनस वाला RH प्लस वाले को ब्लड दे सकता है लेकिन RH प्लस वाला RH माइनस वाले को ब्लड नहीं दे सकता। दोस्तों अगर आपका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है तो आप A नेगेटिव वाले को खून नहीं दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा ये बात। आप अगर A पॉजिटिव हैं तो आप A नेगेटिव वाले को खून नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप नेगेटिव हैं यानी कि आप A नेगेटिव हैं तो आप A पॉजिटिव वाले को खून दे सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। अगर RH नेगेटिव व्यक्ति किसी कारणवश RH पॉजिटिव, ठीक है, रुधिर पहुंचा दिया जाए। दोस्तों अगर RH नेगेटिव वाले इंसान के अंदर अगर हम लोग प्लस वाले का खून डाल देंगे तो क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जब प्लस वाला माइनस वाले के अंदर खून डाल देगा तो पहली बार तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसकी प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ बन जाएगी, ठीक है, जिसके शरीर में खून जा रहा है। यानी माइनस वाले के खून में, मैं आपको शुरू से बताता हूँ, अगर आप प्लस हो और आपका फ्रेंड माइनस है तो, और अगर आपने कोशिश की कि प्लस वाला माइनस वाले को खून दे दे, ठीक है, तो माइनस वाले के अंदर जब आप पहली बार खून दे रहे होगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार आपने उसको खून देते चले गए। फिर उस आपका जो दोस्त था नेगेटिव वाला उसने ध्यान दिया, उसके ब्लड ने ध्यान दिया, उसके ब्लड के अंदर प्रेजेंट एंटीबॉडीज़ ने ध्यान दिया कि अरे ये फॉरेन मटेरियल कहाँ से आ गया, यानी कि ये RH वाला प्रोटीन कहाँ से आ रहा है हमारे अंदर। RH वाला तो नया है उसके लिए, उसके में RH पाया नहीं जाता तभी वो निगेटिव है। तो जब प्लस वाला माइनस वाले को खून दे रहा होता है तो खून तो पहली बार चढ़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके खून के अंदर एक एंटीबॉडीज़ बन जाती है, एंटीबॉडी बन जाती है, वो पहचान जाती है कि इस बार तो फॉरेन पार्टिकल आ गया, ठीक है, अगली बार नहीं आना चाहिए। इस चीज़ के लिए वो एंटीबॉडीज़ बना लेती है। आपको शुरुआत में मैंने बताया एंटीबॉडीज़ मेमोरी सेल की तरह भी कार्य करती हैं। अब अगली बार
अगर आपका फ्रेंड को फिर से आपके खून की ज़रूरत पड़ी, अब आप प्लस वाले हो, आपने सोचा लो दे देते हैं निगेटिव वाले को खून, आप उसको खून देने चले गए, दूसरी बार आपका दोस्त मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? मैंने आपको बताया, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, उसमें छोटे छोटे गुच्छे बनने शुरू होंगे, वो ब्लड को आने ही नहीं देगा। उसने कहा बेटा पिछली बार तो तुम आ गए थे, इस बार मैं तुम्हें नहीं आने दूंगा, क्योंकि वो उसके लिए फॉरेन पार्टिकल है। वो उसके ब्लड में तो वो RH फैक्टर पाया नहीं जाता है, और जो खून आ रहा होता है उसके अंदर RH पाया जाता है। तो इसलिए वो कहता है कि मैं इस बार फॉरेन पार्टिकल को आने नहीं दूंगा, और वो ब्लड क्लॉट करना शुरू कर देता है, जिससे कि एक्सेप्टर यानी आपका जो फ्रेंड है उसकी डेथ हो जाती है। तो ये बात आपको खास ध्यान देना है कि नेगेटिव वाला, ठीक है, नेगेटिव वाला किसी को भी खून दे दे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पॉजिटिव वाला केवल पॉजिटिव वाले को खून दे, नेगेटिव वाले को बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, तो देख सकते हैं छोटा सा फिगर है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को खून दे सकता है। ठीक है, सभी ब्लड ग्रुप में सबसे ज़्यादा रेयर वो नेगेटिव है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि RH फैक्टर जो होता है 80% पर्सन्स के अंदर पाया जाता है और 20% में नहीं पाया जाता, और O तो सबसे ज़्यादा रेयर होता है। ये O तो वैसे ही O का मतलब क्या है, जिनकी बॉडी में कोई भी ग्लाइकोप्रोटीन ना पाए जाएं। ठीक है, प्रोटीन पाए ही नहीं जाते हैं, जिनके ब्लड में A और B कुछ भी नहीं पाया जाता, उनका होता है नील यानी ज़ीरो। तो ज़ीरो को हम लोग O बोलते हैं। तो O तो वैसे ही सबसे ज़्यादा रेयर होता है। अब O में भी नेगेटिव में आप चले गए तो O नेगेटिव ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि सबसे ज़्यादा रेयर होता है। दोस्तों RH प्लस डोमिनेंट होता है और हमेशा अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करने की कोशिश करता है। अब दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो मुझे आपको डिस्कस करना है आपके साथ। इसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टालिस केस। बहुत बड़ा नाम है, आपको अच्छे से इसको याद कर लेना है, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जाता है तो आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टालिस केस। इसमें क्या होता है दोस्तों, इस केस में क्या होता है, इसमें फादर RH पॉजिटिव होता है और मदर RH नेगेटिव होता है। ठीक है, मदर क्या होते हैं RH नेगेटिव। अगर मान लो जैसे दो बंदे की शादी हो रही है, RH प्लस, ठीक है, मेल जो है वो RH प्लस है और फीमेल जो है RH नेगेटिव है। तो ऐसे केस में जब उनका लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है, जो भी सन या डॉटर जो भी होंगी, तो उसके अंदर ज़्यादातर चांसेस हैं कि RH प्लस ही होगा। मैंने आपको सबसे पहले बताया RH प्लस डोमिनेंट होता है और अपना कैरेक्टरिस्टिक शो करने की कोशिश करता है। ठीक है, फादर हैं RH प्लस, मदर हैं RH नेगेटिव, तो उनका लड़का या लड़की जो भी होते हैं RH प्लस होने के चांसेस बहुत होता है। ऐसे केस में क्या होता है, अगर RH प्लस पुरुष की RH माइनस स्त्री से शादी हो जाती है और उनकी प्रथम संतान चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की सामान्य होगी। पहली बार में कोई दिक्कत नहीं, पहली बार जो, ठीक है, प्रेगनेंसी के समय पहली बार डिलीवरी बहुत नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जितने भी उनके बच्चे होंगे वो लीथल होंगे। लीथल का मतलब डेड, उनके मतलब मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट मर ही जाएंगे। एक के बाद एक अन्य सभी संतानों की भ्रूणी अवस्था में ही माता के गर्भाशय के अंदर रक्त का थक्का बन जाने के कारण मृत्यु हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो केस है इसको कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टालिस केस। अब ये क्यों होता है वो भी हम आपको बताएंगे। ऐसा क्यों होता है कि RH प्लस वाला फादर RH माइनस वाले मदर से अगर शादी करता है और उनका लड़का होता है, तो RH प्लस का अगर लड़का होता है तो फर्स्ट टाइम उनका नॉर्मल डिलीवरी होगी, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब लीथल होंगे। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो मैंने बनाया हुआ है ये मदर का वूम्ब बनाया हुआ है। ठीक है, मदर का ये गर्भाशय है, इनके अंदर जो बेटा है वो RH प्लस है। तो डिलीवरी के समय क्या होता है कि बच्चे का खून माता के खून से मिल जाता है। डिलीवरी के समय क्या होता है, जो प्लेसेंटा होती है, आहार नाल जिसे बोलते हैं, जब काटा जाता है तो उस केस में क्या होता है कि बच्चे का खून मदर के खून में मिल जाता है। तो ये इसमें क्या हो गया, प्लस वाले का खून माइनस वाले में चला गया। अब प्लस वाले का खून जब माइनस वाले में गया तो मदर के जो बॉडी होती है उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती है कि अरे पिछली बार तो फॉरेन पार्टिकल आ गया, अब नेक्स्ट टाइम इसको नहीं आने देना है। ठीक है, तो मदर के बॉडी में एक एंटीबॉडी बन जाती है। अब नेक्स्ट टाइम जब फिर से चाइल्ड होता है जब, ठीक है, तो फादर तो वही RH प्लस, मदर तो RH नेगेटिव। अब जो लड़का होगा उस केस में क्या होता है कि मदर के बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, तो जैसे ही उनका बच्चा उनके पेट के अंदर जाएगा उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि मदर की एंटीबॉडीज़
बच्चे को विरोध करेंगी इस बार आने से, आने ही नहीं देंगी, इसलिए डेडली हो जाता है, लीथल बोलते हैं इनको, ठीक है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस केस से बचने के लिए RH नेगेटिव माता को प्रथम बच्चे के बाद में एंटी RH एंटीबॉडीज़ की घोल की सुई लगाते हैं। तो दोस्तों हमारा जो साइंस है, ठीक है, मेडिकल साइंस, वो बहुत ही ऊपर पहुंच चुका हुआ है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब पहली डिलीवरी होती है तो माता को एंटी RH एंटीबॉडी के घोल की सुई लगाते हैं, जिससे कि जो उनका सेकंड बच्चा होगा, ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ बनने ही नहीं देगी माता के पेट में, ठीक है, माता के शरीर में, ठीक है, तो अगला बच्चा भी हो जाएगा। तो ये होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस केस, ठीक है। मेडिकल फील्ड में इसको इस केस के नाम से स्टडी किया जाता है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। आज का लेक्चर बनाने में बहुत मेहनत लगी। दोस्तों मैं आपको जो भी पढ़ाता हूँ उसको रिसर्च करके लाता हूँ, तो आपको जैसा अच्छा लगता है तो एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। साथ में कमेंट्स लिख के बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और दोस्तों मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आप जब भी पढ़ें नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स क्या होते हैं, आपको लास्ट टाइम में जब आप रिवीजन करेंगे, एग्ज़ाम टाइम आपके सिर पे होगा, उस समय आप रिवीजन करना चाहेंगे तो आपके नोट्स ही हैं जो आपको सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। तो इसलिए नोट्स को ज़रूर बनाइए। अगले लेक्चर में हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, वेन्स क्या होते हैं, कैपिलरीज क्या होती हैं, आर्टरीज क्या होती हैं, ठीक है, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, लसिका, ये सब हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो आने तक आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।